सुप्रभात विद्यार्थियों हिंदी अध्ययनशाला में आपका स्वागत है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग हिंदी अध्ययनशाला में हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए पठन सामग्री के सहित उपस्थित हुए होंगे। यदि पठन सामग्री लेकर आप लोग उपस्थित नहीं हैं तो कृपया वीडियो को यहीं पर रोकें, पठन सामग्री लाएं और फिर अध्ययन में शामिल हो। विद्यार्थियों, आज हम पाठ 3 समास शीर्षक के माध्यम से द्वंद्व समास के पुनरावृत्ति और अभ्यास कार्य को करेंगे। विद्यार्थियों, पिछली पाठ योजना में आप लोगों को कुछ प्रश्न दिए गए थे जिनके उत्तर आपको लिखना था, तो आप लोगों ने कार्य को पूरा कर लिया होगा। आइए उन प्रश्नों के उत्तरों का मिलान कर लेते हैं। हमें 1 से 5 तक प्रश्न दिए गए थे, जिसमें पहला प्रश्न है तत्पुरुष समास के कितने उपभेद होते हैं, नाम लिखें। तत्पुरुष समास के कितने उपभेद होते हैं, नाम लिखें। इस प्रश्न का उत्तर है तत्पुरुष समास के निम्नलिखित उपभेद होते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं तत्पुरुष समास के 5 भेद होते हैं, 5 उपभेद होते हैं। जैसे यहां पर दिया है तत्पुरुष समास के निम्नलिखित उपभेद होते हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं तत्पुरुष समास के 5 भेद होते हैं। पहला अलुक तत्पुरुष, दूसरा नय्य तत्पुरुष, तीसरा मध्यम पद लोपी तत्पुरुष, चौथा कर्मधारय समास और 5वां द्विगु समास। ये पहले प्रश्न का उत्तर था। दूसरा प्रश्न है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? इसका उत्तर है कर्मधारय समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद का मतलब पूर्व पद और उत्तर पद। तो किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? कर्मधारय समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। विद्यार्थियों, तीसरा प्रश्न था उपमेय और उपमान में क्या अंतर है। उपमेय और उपमान में क्या अंतर है? इस प्रश्न का उत्तर उपमेय वह है जिसकी उपमा या तुलना की जाती है। उपमेय वह है जिसकी उपमा या तुलना की जाती है, और उपमान वह है जिससे किसी वस्तु की तुलना की जाती है। उपमेय जिसकी उपमा या तुलना की जाती है, मतलब वह जिसकी उपमा या तुलना की जा रही है, और उपमान वह जिससे किसी वस्तु की तुलना की जाती है, किसी अन्य वस्तु की तुलना की जाती है। तो उपमेय वही वस्तु होती है जिसकी तुलना होना है, और उपमान वह वस्तु होती है, उपमान वह होता है जो किसी अन्य वस्तु की तुलना करेगा। ओके, अगला प्रश्न था चौथा प्रश्न, द्विगु समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें। द्विगु समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें। तो द्विगु समास जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के लिए चौराहा, इसका समास विग्रह 4 राहों का समूह। त्रिफला, इसका समास विग्रह 3 फलों का समूह। तो ये द्विगु समास होता है। इसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है और अंतिम पद संज्ञा होता है। ठीक है विद्यार्थियों, 5वां प्रश्न हमें दिया गया था हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पाठांक पृष्ठ संख्या 25 व 26 पढ़ें
तथा समझें। तो यह प्रश्न केवल पाठ्यांक पृष्ठ संख्या 25-26 को मौखिक पढ़ने के लिए निर्देश दे रहा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर केवल पढ़ने के लिए ही है। तो ये आपको अपने व्याकरण के पुस्तक से पाठ्यांक पृष्ठ संख्या 25 और 26 को पढ़ना था। आइए पुनरावृत्ति करते हैं। पाठ्यांक पृष्ठ संख्या 25 और 26 के पुनरावृत्ति जो पिछली पाठ्य योजना में आपको पढ़ने के लिए दिया गया था, उसी पाठ्यांक पृष्ठ संख्या के हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं। पाठ्यांक पृष्ठ संख्या 25 एवं 26 में द्वंद्व समास के विषय में विषय सामग्री प्रस्तुत की गई है। द्वंद्व समास क्या होता है, इस वीडियो के माध्यम से आज हम यह पढ़ेंगे, समझेंगे। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा या युग्म। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ या द्वंद्व का अर्थ जो होता है वो है जोड़ा या युग्म। द्वंद्व समास क्या होता है? जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान और दोनों पद संज्ञा हो। यहां पर ध्यान दीजिए, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान और दोनों पद संज्ञा हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास के विषय में विशेष बात, द्वंद्व समास के समस्त पदों में योजक चिन्ह लगा रहता है। योजक चिन्ह देख रहे हैं आप, एक छोटी सी लाइन दो शब्दों के बीच में बनी रहती है, यह योजक चिन्ह होता है। तो द्वंद्व समास के जो समस्त पद होते हैं, सामासिक पद होते हैं, या समास करने के बाद जो हमें पद मिलते हैं, उन पदों में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, योजक चिन्ह लगा रहता है। विग्रह करने पर पद के बीच में और, अथवा, तथा आदि शब्द लगे होते हैं या लगाए जाते हैं। देखिए, योजक, अभी कहा गया कि द्वंद्व समास के समस्त पदों में योजक चिन्ह लगा रहता है, तो समस्त पदों में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जब हम इन समस्त पदों का समास विग्रह करते हैं तो ये जो योजक चिन्ह लगा होता है, ये योजक चिन्ह हट जाता है और योजक चिन्ह की जगह पर और, अथवा, तथा में से कोई एक शब्द आ जाता है। किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं या कोई एक शब्द लिखा जाता है। ठीक है। समस्त पद में विपरीत अर्थ संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण आदि के बीच और, अथवा इस प्रकार के शब्द लगते हैं। यानी समस्त पद में विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक शब्दों में संज्ञा है, सर्वनाम है, लिंग है, विशेषण है। तो इन सब के बीच में और या अथवा शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए देखें, समस्त पद और उनका समास विग्रह। गुण दोष, देखिए गुण और दोष के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। समस्त पद में गुण दोष लिखा हुआ है और गुण और दोष के बीच में योजक चिन्ह लगा है। इसका समास विग्रह हुआ तो बन गया गुण और दोष, यानी योजक चिन्ह खत्म हो गया। अब यहां पर और शब्द आ गया, सुख दुख। सुख दुख के बीच में भी योजक चिन्ह लगा हुआ है, ये हो गया सुख या दुख। ठीक है। अब दाल रोटी, दाल रोटी के बीच में भी योजक चिन्ह देखिए लगा हुआ है। ये योजक चिन्ह हटेगा और बनेगा दाल और रोटी। ठीक है। तो इस प्रकार से ये समस्त पद और उनका समास विग्रह। विद्यार्थियों, द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। पहला भेद है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा वैकल्पिक द्वंद्व
और तीसरा समाहार द्वंद्व। ये द्वंद्व समास के 3 भेद हैं, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। आइए देखते हैं इतरेतर द्वंद्व क्या है। इतरेतर द्वंद्व का अर्थ है परस्पर एक साथ। ठीक है, इतरेतर द्वंद्व इसका अर्थ है परस्पर एक साथ। इसका समस्त पद और का लोप करने से बनता है। अभी द्वंद्व समास में आपको बताया गया कि द्वंद्व समास के समस्त पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है, और जब उसका हम समास विग्रह करते हैं तो वो योजक चिन्ह हट जाता है और उनके बीच में और, अथवा, तथा, या ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं। तो यहां यही बताया जा रहा है इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है कि इसका समस्त पद और का लोप करने से बनता है। यानी जो समास प्रक्रिया होती है उसमें और शब्द का लोप हो जाता है और फिर जो समस्त पद बनता है वो इतरेतर द्वंद्व होता है। जैसे मां और बाप, उदाहरण के लिए दिया हुआ है मां और बाप, तो यहां पर और शब्द का लोप हुआ है तो बना मां बाप। ठीक है, तो यह इतरेतर द्वंद्व होता है। दूसरा नियम, दूसरा भेद, द्वंद्व समास का दूसरा भेद, ख नंबर, वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व क्या है? इसके समस्त पद या अथवा के लोप करने से बनते हैं। जैसे आपने अभी देखा इतरेतर द्वंद्व में और शब्द का लोप करने से समस्त पद बना था, उसी प्रकार यहां पर या और अथवा में से कोई एक जो शब्द होगा उनका लोप करने से इसका समस्त पद बनता है। उदाहरण के लिए देखें, थोड़ा या बहुत, तो थोड़ा या बहुत, इसमें या शब्द का लोप हो गया और समस्त पद बना थोड़ा बहुत। हां, योजक चिन्ह का प्रयोग जरूर होगा। इस समास की पहचान यही है, योजक चिन्ह ही इसकी पहचान है। योजक चिन्ह से ही आप पहचान लेंगे कि यह द्वंद्व समास है, क्योंकि इसके समस्त पद में योजक चिन्ह जरूर होता है। तीसरा भेद है समाहार द्वंद्व। ऐसे शब्द युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ऐसे शब्द युग्म जिनसे दो पदों के अर्थ के अतिरिक्त कुछ और भी अर्थ निकलता है, तो ऐसी स्थिति समाहार द्वंद्व कहलाती है। या ऐसे शब्द युग्म जिनसे दो पदों के अर्थ के अतिरिक्त कुछ और भी अर्थ निकलता है, समाहार द्वंद्व कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, दिया हुआ है दाल रोटी, समस्त पद दिया है दाल रोटी। अब इसका समास विग्रह किया गया तो बना दाल और रोटी। तो ठीक है, अब यहां पर ये अतिरिक्त अर्थ किस प्रकार से निकालता है, ध्यान दीजिए। यहां दाल और रोटी ही नहीं, घर की अन्य व्यवस्थाओं से भी इसका आशय है। अब ये प्रयोग के आधार पे होता है। जैसे कहा जाता है कि दाल रोटी चल रही है, प्रायः बातचीत में लोग कहते हैं हाँ ठीक है दाल रोटी चल रही है। तो दाल रोटी चल रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि केवल घर की भोजन व्यवस्था ही नहीं व्यवस्थित हो रही है, बल्कि दाल रोटी शब्द के माध्यम से घर की समस्त व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो रही हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जहां पर ऐसे समस्त पदों का प्रयोग होता है कि वह अपने अर्थ के साथ साथ किसी अतिरिक्त अर्थ की ओर भी संकेत कर रहे हैं, तो वो वहां पर समाहार द्वंद्व होता है। ठीक है, द्वंद्व समास के विषय में कुछ विशेष है, ध्यान दें। पहला, द्वंद्व समास में प्रायः स्त्रीलिंग पद
पूर्व पद होता है, यानी पूर्व पद में प्रायः स्त्रीलिंग शब्द आता है। जैसे गौरी शंकर, तो यहां पर गौरी स्त्रीलिंग है, शंकर पुल्लिंग है, तो गौरी शंकर, राधा कृष्ण आदि। दूसरा है कम अक्षरों वाला पद भी पहले रहता है, जैसे धन दौलत, सेठ साहूकार आदि। ठीक है, आइए अगले क्रम में चलते हैं। और अगला क्रम है आज का कार्य। आज हमें क्या कार्य करना है उस पर ध्यान दीजिए। तो आज के कार्य में आपको यहां पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर लिखना है, समझना है। 1 से 5 तक प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्नों के उत्तरों को अपने हिंदी व्याकरण के नोटबुक में आपको प्रश्न और उत्तर दोनों ही लिखने हैं, समझने हैं। प्रश्न और उत्तर दोनों लिखना है। ठीक है, पहला प्रश्न है द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ क्या है। दूसरा प्रश्न है द्वंद्व समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो। तीसरा प्रश्न है द्वंद्व समास का पूर्व पद प्रायः किस लिंग में होता है। समाहार द्वंद्व किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो। इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व एवं समाहार द्वंद्व समास के 2 उदाहरण लिखो। ठीक है, ये 1 से 5 तक प्रश्न है। इन 1 से 5 तक प्रश्न और इनके उत्तर, प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर, इस क्रम में आपको अपने हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। और इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यही समाप्त होता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन अगली पाठ योजना के साथ। नमस्कार।